ख्वाजा आसिफ साहब, जो रिएक्शन मैं देख रहा हूं, ऐसा लगता है ये पहला वाकया नहीं है जहां पर सरहद के उस पार से आकर जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला किया गया है, ठिकाने वहां पर मौजूद हैं। तो क्या पहले भी आपकी अफगान हुकूमत से कोई बात हुई और फिर इस मर्तबा इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान साहब, ये पहले भी एक दहशतगर्द जो ब्लास्ट था उसमें जो था वो एक मरीज के साथ आया था अटेंडेंट के तौर पे। और यहाँ आके वो अफगान सिटीजन, यहाँ आके उसने ब्लास्ट कर दिया और वो खुदकश बॉम्बिंग उसने की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के वाक़या जिसमें अब अफगान शहरी भी शामिल हो गए हैं, वो हमारे लिए जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब मैं गया हूँ वहाँ पे डेलीगेशन के साथ जो है वहाँ पे काबुल जो है, वहाँ भी हमने बताया कि हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारी अवाम का मामला है, हमारी नेशंस का मामला है। और ये सारा ऑपरेशन जो है ये कुछ तो लोग जो है जो पिछले दौर में पीटीआई के दौर में यहाँ पे ट्रांसफर किए गए, तो 3-4 हजार के करीब लोग यहाँ पे, बल्कि 2 लोगों को जो है वो पार्डन भी मिला और वो हमने रिवर्स किया है रिसेंटली। एक पार्डन जो है उनको तो वो हमने रिवर्स भी किया है। तो ये लोग जो आए हुए हैं उनमें से एक बंदा जो है उसको बुशरत स्वाद कर, तो यहाँ पे आया मुस्लिम खान उसका नाम था। यहाँ वाले और वहाँ वाले ये एक किस्म का इनका जॉइंटली जो है ना ये ऑपरेशन है, बेसिकली जो है वो मास्टरमाइंड जो है वहाँ पे होता है, प्लानिंग जो है वो इट इज डन इन अफगानिस्तान। तो हमने बड़ी पोलाइटली बट फर्मली उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा आपका ताल्लुक जो है वो जो हम आए हैं एक मजहब के हमारे और एक दीन के लोग हैं। और दूसरा ये है कि हमने आपके साथ जो है बड़ी बड़ी जो है कीमत अदा की हुई है। सारी दुनिया कहती थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बैकअप कर रहे हैं, तो आप उस चीज की थोड़ा तो जो है ना पास करें, जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कोई थोड़ा सा जो है ना प्रपोजल्स भी दिए, लेकिन जनरली उनका एटीट्यूड जो था वो नेगेटिव नहीं था। ठीक, उनका दे रिस्पॉन्डेड वेल, लेकिन ये उससे सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसकी वजूहात जो है वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो मैं टेलीविजन पे नहीं बता सकता। लेकिन ये अब एक ऐसे सिलसिला हो गया है यूरोप के हमले के बाद जो है ये लोग वहां से आए थे और बार बार हमें ये एविडेंस मिल रही है कि इसमें जो है अफगान शहरी इन्वॉल्व है इसमें। और ये चीज जो है वो हम बिलीव नहीं कर सकते कि उनकी इल्म के बगैर जो है एक्टिविटीज में उनके सॉल्व और वो ये कहेंगे जी सानू नहीं बताएगा। तो ये चीज जो है इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसका हल जो है ढूंढना पड़ेगा और जल्दी ढूंढना पड़ेगा कि हम अपनी जो एसोसिएशन इन 2 अफगान वॉर्स के साथ है दहाई में और कुछ भी दहाई है, 2 दहाइयाँ जो गुजरी हैं सदी की, उसमें जो है बहुत भारी कीमत हम अदा कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये फैसले किए कि हमने जंगों के अंदर जो है मुलव्वस होना है, इनमें पार्टिसिपेट करना है, ये तो अब अल्लाह ही उनसे पूछेगा कि भाई आपने ये फैसले क्यों किए। और अच्छा खासा एक मुल्क था, एक टॉलरेंट मुल्क था जहाँ पे मजहब कोई इश्यू नहीं था, जहाँ पे रवादारी थी, जहाँ पे अमन था। हमने ये कीमत जो है बहुत भारी कीमत अदा की है और कर भी रहे हैं। और अल्लाह ना करे ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब ख्वाजा साहब मुझे बताइएगा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि दोहा एग्रीमेंट में ये यकीन दहानी कराई गई थी कि
ऐसा नहीं होगा और उस वक्त बात हुई थी कि आप वापस चले जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान से इजाजत नहीं होगी उन्हें इस तरह की कार्रवाइयां करने की टीटीपी को। तो आपको समझ क्या आती है, क्यों इन कार्रवाइयों की इजाजत है या इनको रोका नहीं जा रहा ये जो करंट अफगान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से? मेरी इस जो आप बात कर रहे हैं उससे ये कोई भी जो है वो ये सोचेगा कि ये इसकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। कोई भी थर्ड पार्टी, मैं नहीं कह रहा, कोई भी थर्ड पार्टी सोचेगी उनके बगैर नहीं हो रहा। अब दुनिया जो है वो देखती है कि इनके साथ क्या हो रहा है जी। ये चीज जो है, जो हमारे 35 साल की जो एसोसिएशन जो है, जो इन लव अफेयर्स है इन लोगों के साथ जो है हमारा जो है, के बावजूद इस बात के कि हम जो इंटरनेशनल अफवाज थी उनकी भी मदद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन साथ साथ एक हमने इस चीज को एक लेवरेज बनाया हुआ था। मैं समझता हूँ कि हालात है, उन्होंने ये चीज साबित किया है कि वो लेवरेज परहैप्स उस जमाने में हो सकता हो, लेकिन वो लेवरेज जो है आज जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये अब जो है हमारे पहले भी हमारे गिरबान में पेन और हाथ डाला हुआ था। हमने कंट्रोल किया, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हमने कंट्रोल किया। दिसंबर 2016 में वाकया हुआ ना APS का, उसके बाद जो है ज़रबे अज़ जो है और प्रसाद में के खिलाफ जो हुआ, इतना अब भी हम इस वक्त जो है लड़ रहे हैं और इफेक्टिवली लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हैव टू एक रिजॉल्व के साथ जो है इसका मुकाबला करना। अच्छा, और खास साहब आपने कहा जिन लोगों की आबादकारी की गई, जिनको यहां पर लाया गया, उसमें से कुछ फैसलों का आपने भी बताया कि उनको आपने रिवर्स भी किया है, तो क्या जो लोग लाए गए, जो फैसले हुए, कोई उनके मुतालिक भी गौर हो रहा है? और अगर गौर हो रहा है तो उसको आप किस तरह से री इवैल्यूएट करेंगे जो फैसले उस वक्त हुए? देखिए, उसका कोई ना कोई फालतू में निकालना पड़ेगा। मेरा जब हमें ब्रीफिंग दी गई थी रहमान अज़हर साहब, वो तो ब्रीफिंग देने वाले तो इतना प्यार उनको आ रहा था इन लोगों के ऊपर कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा, तो जो उन्होंने ब्रीफिंग में हमें कहा जी कि वो आएंगे और ये होगी, यहाँ पे अमन होगा और हर बंदा अमन की बांसी गुजारा होगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे आज भी मेरे कानों में वो अल्फाज मैं समझता हूँ कि इट वाज अ ग्रीवियस मिस्टेक एंड यू आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस फॉर दैट। कोई जो भी 2-3 या 4,000 जितने भी लोग यहाँ से इस सारे वाकयात जो है इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इन लोगों के साथ जो है ना अमन वाली गुफ्तगू जो है, सारी दुनिया में अमन की बात हुई है ऐसी तहरीकों के साथ, तो ये नई बात नहीं है। लेकिन जब इनको पनाहगाहें मिली हुई हैं अफगानिस्तान में, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं उन पनाहगाहों को कि कहाँ पे हैं और किस तरह ये लोग मूव करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगेन इसको एक अटेम्प्ट होना चाहिए के साथ जरा बात करनी चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप अच्छा। ये रिजॉल्व प्रॉब्लम जो है आप क्यों जो हमारा आपका ताल्लुक रहा है और है उस की बैकग्राउंड में ये वो कि आप ये हमारा प्रॉब्लम जो है it must not your land must not be a refuge for these people और वहां से ये जो है लॉन्च ना करें। ठीक, और खालिद साहब ये अफगान मुहाजिरीन का क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ये पोस्ट वॉर ये जो फॉल हुई है काबुल की, उसके बाद अब मुहाजिरीन की तादाद कम होने की बजाय ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो और आ गए हैं हमारे कैपिटल के अंदर, बाकी शहरों में अफगान शहरियों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो उनका आप क्या करेंगे अभी?
ये देखे ना, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये फॉल हुआ है, निकली हैं नेटो की फोर्सेस, उन्होंने हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है कि हम आपको अपने मुल्कों में लेके जाएंगे। इस दौरान उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड, नॉट टेंस ऑफ थाउजेंड बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन उन्होंने वहां पे बसा लिए हैं। लेकिन ये इन लोगों को जो खुद लेके आए हैं वो कभी ये ट्रांजिट में आप रख लें, होटलों में रह लें, फलानी जगह रह लें, ये रह लें, हम इनको अल्टीमेटली ले जाएंगे, लेकिन नहीं लेके जा रहे, नहीं लेके जा रहे, लटके हुए हम। आप देखिए इस सियासत के साथ क्या हुआ है, हमने क्या किया है इस सियासत के साथ जो है पिछले 4 साल के 5 साल के क्या किया? ये जब तक ये अकाउंटेबिलिटी, these are crimes against the state, जब आप इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज करते हैं सियासत के खिलाफ जो है, ये जराइम में शामिल है ये चीजें। क्या आप 2.5-3 लाख बंदा बिठा दिया, तो 5 मिलियन बंदा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें 1.25 मिलियन या 1.5 मिलियन जो है वो UNHCR के साथ जो रजिस्टर्ड है, बाकी UNHCR के साथ नहीं, वो हमारा नमक खा रहे हैं। अल्लाह देने वाला है, वो रिस्क वो देता है, लेकिन ये सरजमीन जो उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस यहाँ पे, तनूर यहाँ पे, ये जो कढ़ाइयाँ जो है, ये फलानी कढ़ाई या फलानी कढ़ाई है जो आपको नजर आते हैं रोड पे, सारे के सारे लोग जो है ये रिस्क यहाँ पे कमा रहे हैं ना, तो उस जमीन की जो बरकत है उसका शुक्रिया तो अदा करें। नहीं कर रहे, दहशतगर्दी कर रहे हैं। राइट। और लास्टली खान साहब, सिफारती हल के अलावा भी क्या हमारे पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है? ये हमारे पास है ऑप्शन, हमारे पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। और काबुल को हमारे साथ काम करना चाहिए इन चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड वी एक्सपेक्ट कि काबुल हमारे साथ ताउन। ठीक, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमसे बात कर रहे थे और कुछ बड़ी बातें उन्होंने की। अभी बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ सियासी मामलात पर जो है वो बात होगी। लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान, उस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज अपने इंतखाबी मुहिम के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन भी पहुंचे, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुमकिन तौर पर इस मुलाकात में आने वाले इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप, सियासी मामलात पर मुशावरत होगी। इससे पहले दुबई में होने वाली मुशावरतों का भी चर्चा रहा। मियां नवाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी आज राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा रहने का आज ऐलान कर दिया और अपने एक बयान में पेट्रन इन चीफ जो है उनके जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा कि ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त मरदमशुमारी का है, जहां पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमात MKM के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर कायम है और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी है उसके मुताबिक ही होगा, क्योंकि नई हल्का बंदियों के लिए वक्त नहीं बचा। अब ये जो सियासी मामलात हैं ये क्या रुख इख्तियार करेंगे? निगरान सेटअप और इंतखाबात की तारीख पर इतफाक होगा या हो चुका है, और असम्बलियां अपनी जो मुद्दत पूरी करेंगी या पहले तहलील होंगी, इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वजीर इत्तलात सिंध। शर्जील मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील मेमन साहब, सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंचे हैं, क्या उनका एजेंडा होगा वहां पर, और जो मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ के साथ ये किस सिलसिले में हो रही है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रहमान साहब। बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब डेफिनेटली इस वक्त पंजाब के दौरे पे हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल में है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात है। डेफिनेटली इंतखाबात भी सर पर हैं, उस पर भी डेफिनेटली बात होगी और बाकी भी मुशावरतें होंगी। मुख्तलिफ मुल्की इशूज़ पर जो मुआशी इशूज़ हैं उसमें हमेशा अच्छे मशवरे जरदारी साहब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए दिए हैं। आपने देखा होगा कि जो CPEC आज जो हमने दाबी जी का
इफ्तिताह किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और वो सीपैक का एक मंसूबा था और ये विजन प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब का था। तो सब जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, बाकी चैलेंजेस, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मोतबर किरदार मोहतरम नासिर जरदारी साहब का रहा है। डेफिनेटली उनकी मुलाकातें जो है वो सारी की कड़ियाँ हैं। अच्छा, अब और निगरान सेटअप की तश्कील जिस तरह से होनी है और आम इंतखाबात की जो तारीख है, अब ये दो इश्यूज हैं, तो आपको लगता है जो हुकूमती सियासी इत्तेहाद है उसमें तफाके राय या हम आंगी है इन हवालों से? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल काफी चीजों पर हम मांगी है, जिन पर नहीं होगी तो वो भी कोशिश करेंगे कि बातचीत के जरिए हल हो जाए, कि कोई उसमें कोई डेडलॉक ना हो या कोई इख्तलाफ ना हो। काफी चीजों में हम मांगी है। मैं समझता हूँ कि हर जमात ये चाहती है हुकूमत इत्तेहाद में कि इंतखाबात हों, इंतखाबात वक्त पे हों, इंतखाबात साफ और शफाफ हों, और जो भी अक्सरियत लेके आए वो गवर्नमेंट करे। अच्छा, और आपको सिंध में भी क्योंकि निगरान सेटअप ने आना है, तो आप मुशावरत किससे करेंगे? आपके जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो तो अभी सामने नहीं है, तो फिर उस हवाले से क्या अपडेट है, किससे बात होगी आपकी? देखिए जी, आईनी तौर पर हमें मुशावरत करनी है ऑपोजिशन लीडर से। ऑपोजिशन लीडर आज नहीं हो सकता, कल सामने आ जाए, उससे 1-2 दिन के बाद आ जाए। तो अभी असेंबलियां चल रही है, अपना मुद्दा पूरा करिए। अच्छा। चंद दिन पहले देखेंगे कि किसी वक्त भी वो सरफेस पे आ सकते हैं। तो उन मफरूजों पे हम अभी कोई ऑल्टरनेट नहीं अरेंजमेंट कर सकते, हमें इंतजार करना होगा उनके आने का। अच्छा, और वो जो एमकेएम और जीडीए की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? तो अपोजिशन लीडर की तब्दीली हो सकती है सिंध असेंबली में इस वक्त, इस मौके पर? रहमान साहब, एक बात मैं अर्ज कर लूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर काम करेगी जो कि आइन के दायरे कार में होगा, कानून के दायरे कार में होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आइन कानून के दायरे कार में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और शर्जील मेमन साहब, इसमें ये फरमाइएगा, आप लोगों के भी एतराज़ात थे पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि नई मरदमशुमारी के जो नतायज हैं उनमें वक्त लग सकता है, फिर हल्का बंदियों में वक्त लग सकता है। तो पुरानी मरदमशुमारी पर आप के जो एतराज़ात थे वो तो मौजूद हैं, तो उस पर इंतखाबात आपको कबूल होंगे? इससे पहले रहमान साहब जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर सिंध सूबे ने एतराज़ किया था, और हमने बाकायदा वज़ीर आला साहब ने एक्निक में और जितने भी बाकी उसमें कहा था कि सिंध में गिनती सही नहीं हुई। इस बार भी एमक्यूएम जब सो रही थी तब भी हुकूमत सिंध की तरफ से बाकायदा उसको निशानदेही की गई। मैं खुद उन मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ। हमने ऐसा इकबाल साहब को कहा कि जी ये इस वक्त प्रोसीजर है वो इतना साफ और शफाफ नहीं है कि अगर आप मुझे नहीं बताया जा रहा है कि मेरे कितने लोग गिने जा रहे हैं। लाइक सपोज अगर मैं आपके घर पे मरदमशुमारी वाले आ रहे हैं और आप कहते हैं जी आपके घर में 6 फैमिली मेंबर्स, आपने उनको बता दिया, अब उन्होंने अगर 6 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, ये आपको पता नहीं है। सो जैसे आप देखते हैं कहीं भी दुनिया में आपके फॉर्म भरने जाते हैं किसी भी चीज का, तो फॉर्म भरने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या हमने आपका फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है, कि इसमें की मिस्टेक क्यों नहीं है। ये वाइड चीज थी जिसमें वो आपको बताने के तैयार नहीं। तो ये एतराज़ात थे हमारे, और ये सीरियस ग्रीवेंसेस थे, और इस पर हमने उजागर किया। उसी वजह से सिंध के एतराज की वजह से, सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें काउंट किया जाए। तो इसमें आपके ख्याल में बेहतर रास्ता आगे का क्या होना चाहिए आपके दानिश में? एक मरदमशुमारी है, उसके नतायज अभी आने हैं, जबकि अगर इंतखाबात अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के आखिर में होते हैं तो वो तो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। देखिए, ये आईनी पेचीदगी है इसमें यह है कि जी इंतखाबात तो पुरानी ही मिशन पे होंगे, नई डिलिमिटेशन नहीं हो सकती कानून और आइन के दायरे में। उसके लिए आइन और कानून बहुत क्लियर कहता है कि अगर आपने नई डिलिमिटेशन करनी है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ये आपको असेंबली आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और आइन में तरमीम के लिए आपके असेंबली का नंबर्स पूरे होने चाहिए। सो आपके असेंबली के नंबर्स पूरे हैं नहीं, तो जब ये नई असेंबली आएगी और नई असेंबली के नंबर्स पूरे होंगे वो ही आईनी तरमीम कर सकती है। इस वक्त इस तरह की वो पोजीशन नहीं है वजूद में। अच्छा, और शर्जील मेमन साहब, पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। नून लीग ने कल पंजाब में अपने खुद इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है, तो पीपल्स पार्टी की
जो है वो आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, और ख़ास तौर पर पंजाब में रिवाइवल के हवाले से, जहां पर अगर नून लीग अपना इंतखाब लड़ती है तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग के उम्मीदवारों के साथ होगा? देखिए, मैं ये बात तो वाज़ेह कर चुके हैं हम लोग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान के हर इलाके में लड़ेगी। अब जहां जहां पे अगर कोई इस तरह की चीज सोच आती है कि जी किसी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो डेफिनेटली वहां की लोकल क़यादत, मकामी क़यादत जो है वो मरकजी क़यादत को बताएगी कि यहाँ पे मेरी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। उसने कहीं पे किसी को MNA दी है, किसी को MP दी है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, कोई ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। वैसे जनरली डेफिनेटली हर एक ने इंतखाबात अपने अपने हिसाब से लड़ने और अपने अपने निशान पे लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो है वो डेफिनेटली 100% सिंबल जो है एरो के इस पे ही लड़ेंगे। और अगले वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही होंगे इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको बिलावल साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म पे नजर आएंगे। अच्छा, और आपको लगता है पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी रिवाइवल में कामयाब हो जाएगी? आने वाले इंतखाब में माहौल जो है वो बदल चुका है। मतलब आपने इंतखाबात देखे होंगे रिसेंटली ना, आप कभी भी किसी चीज का तो आप उसकी कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स देखते हैं। आप देखें कि लास्ट टाइम अभी मलीर कराची में पीपल्स पार्टी में जीते, मुल्तान में इलेक्शन पीपल्स पार्टी में जीते, कश्मीर में इलेक्शन पीपल्स पार्टी में जीते, इस वक्त बलूचिस्तान में जो बल्दियात के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में जीते। तो आपको जब नजर आ रहा है कि लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो मुल्क में अमन की बात कर रही, वो मुल्क में यूनिटी की बात कर रही, वो मुल्क में ये चाहती है कि जी पैट्रियटिज्म की बात कर रही, कि सारे पूरी आवाम साथ हो, पूरे मुल्क के लोग साथ हों। जितनी पोलराइजेशन हुई है, जितनी डिवीजन हुई है, वो डिवीजन खत्म की जाए। लोगों को जो है आपस में जो है गुत्थम गुत्था जिस तरह PTI की लीडरशिप ने किया हुआ वो चीजें खत्म हो। लोगों को आपस में सियासी मुखालफत होनी चाहिए, दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। तो जो गंदा कल्चर इस वक्त PTI की तरफ से इस मुल्क में जो एक पोल्यूट किया गया है निज़ाम को, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या मुख्तलिफ तरीके से हो, तो वो सबको ठीक लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरिया से लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें लिसानियत नहीं है, जिसमें किसी किस्म का रेसिज्म नहीं है, जिसमें यूनिटी है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें जो है लोग उस नजरिए को पसंद करेंगे। लोग फर्दर डिवीजन शर्जील, पंजाब में मुकाबला कंटेंडर्स बहुत सारे हैं। मुस्लिम लीग नून भी आपका कहना है, फिर तहरीक इंसाफ भी है, फिर इस्तेकाम पार्टी भी अब मैदान में आ गई। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी के लिए इस पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो है वो जगह होगी? बिल्कुल जी, जगह पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में आप अगर आप देखें कि साउथ पंजाब इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लिए फेवरेट है। साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी इसी तरीके से काम कर रही है। तो ये जो आपको जगह है बिल्कुल आपको समझ नजर आ रही है, ये पीपल्स पार्टी इसको बहुत अच्छे तरीके से स्वीप करेगी। सेंट्रल पंजाब में जो है वो भी पहले से बेहतर रिजल्ट होगी। खैबर पख्तूनख्वा में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो आपने देखा कि बहुत तादाद में लोग, कल भी मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब से लोग मिले हैं और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि लोगों की जो है वो इस वक्त यही सोच है कि मस्बत पार्टी तरफ जाएं, ऐसी पार्टी तरफ जो मुल्क के लिए कुछ करे। ऐसी पार्टियां नहीं जो सिर्फ जो है वो लड़ाई झगड़ा और तसादुम और अफरा तफरी की बात करें। ठीक है, राइट। शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन हमसे बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो IMF की MD हैं उनसे टेलीफोन पर राब्ता किया। MD IMF ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में कहा कि इदारे को माजी की पैदा करदा बेएतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको कहा कि मुआशी टीम को वाज़ेह किया है कि मुआहदे की ज़रा सी भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुआहदे पर हुकूमत पूरी तरह अमल करेगी। दूसरी तरफ नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में बड़ा इजाफा किया है। गुज़िश्ता रोज बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो ₹500 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ₹1000 बिलों में अब इजाफी अदा करना होंगे। आज लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है।
और बिजली महंगी करने के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफे की इतलात है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह जो है वो 0.33% इजाफे के बाद अब 28.96% हो गई है। जबकि रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक मुल्क भर में चीनी और आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अब IMF प्रोग्राम के बाद क्या जो है वो महंगाई कम होगी या बढ़ जाएगी, और ये खास तौर पर जबकि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अब मामलात जाना है, तो इसमें आम आदमी के रिलीफ का कोई इम्कान है या नहीं? डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आपको लग रहा है कि जो महंगाई के जो आदाद शुमार हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, एक हुकूमत का एस्टिमेट है और एक अभी IMF की रिपोर्ट में जो है वो दिया गया है, तो ये जो हम 38 और 40% के आसपास थे, अब इसमें जो है वो कमी होगी या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात ये देखें कि IMF से कोई हमें राह फरार ना था ना है। IMF के प्रोग्राम में रहना है। इससे आप देखिए कि इफेक्ट क्या आया है। पहले मैं लोगों को ये समझा दूं कि आपके जो 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुई है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इस वक्त हम 8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं जितने पैसे इनफ्लो किए हैं। आपकी CCC- रेटिंग CCC हो गई है। आपकी जो सारी मार्केट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बिहेव अब ऐसे करना शुरू किया कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है, और मैं कह रहा हूं ये बात कि वो एलिमिनेट हो गया। एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन सेइंग कि आप IMF का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। आप छोड़ सकते ही नहीं है। छोड़ के आपने 20 अरब डॉलर के जखायर 14-18 माह में 4.4 अरब डॉलर कर दी। अब नंबर 2 आए कि क्या IMF की वजह से महंगाई हो रही है, क्या IMF के साथ डिस्कशंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं? लेट्स थिंक दिस थ्रू। लेट्स से कि आपके इतने ही रिजर्व जो थे वो डिप्लीट ना होते, आप प्रोग्राम को कंसिस्टेंटली साथ रहते ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट भी, तो मेरा ख्याल है कि रुपए की कदर शायद इतनी वीक ना होती। आई एम गोइंग ऑन अ लिम्ब टू से दैट अगर ये ना होता तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पाकिस्तान में कम होती, आपको तकवीयत मिलती, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती। एक्सपोर्ट्स बेहतर होना आपकी रुपए की कदर को बेहतर करती हैं, बिकॉज आप दुनिया को कुछ बेच रहे हैं। सो इसको सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त, IMF ने तो नहीं कहा कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, कतई तौर पे नहीं कहा। नेपरा ने आपको कहा है कि 5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाएं। देखें, मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर, IMF आपसे उसके बाद ये पूछेगा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कोई सब्सिडाइज करने के रिसोर्सेज नहीं है, बिजली की कॉस्ट आपने रिकवर करनी है, तो IMF आपसे यही कहेगा ना कि आप इसको बढ़ा दें। मैं भी शायद आपको यही कहूंगा। इसके अलावा एक और चीज आने वाली है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब इसमें एक चीज बताइएगा, ये बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है, डॉलर ऊपर है, तेल की कीमतें भी नीचे नहीं आ रही, तो वो जो एक बहस होती है कि कुव्वत खरीद बढ़ा दी जाए अगर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही, तो IMF प्रोग्राम के बाद आपको वो चीज बैलेंस होती हुई या उसमें कोई बेहतरी का इम्कान नजर आता है कि जहां पर चले महंगाई तो कम ना हो लेकिन शायद लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाए? बहुत अच्छा सवाल है रहमान। गैस पे आपने जैसे कहा, अगेन नेपरा ने नहीं, IMF ने नहीं कहा, ओगरा ने 2 जून को एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें उन्होंने एक डिटर्मिनेशन किया गैस की प्राइस की तब्दीली की। ये नोटिफिकेशन ओगरा की वेबसाइट पे पड़ा है। 17 जुलाई को वो इफेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज 45 दिन लॉ कहता है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो IMF आपको ये कह रहा है। अब अगर इसको हमने ठीक करना है तो कैसे करें? देखें, एक तो ये बात क्लियर है कि हमें जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा देना चाहिए था। हमने 32,000 किया है, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए इसमें कंट्रीब्यूट करे, 35,000 कर दे, उसको बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज इससे एक तकवीयत मिलेगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बाकी एक्सपेंडिचर्स कट कीजिए और 467 अरब का जो प्रोग्राम अब आपने किया है उसको 500, 550 पे ले जाइए ताकि आप उस तबकात को हेल्प कर सकें। तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं, फ्लड की मनीज हैव नॉट फ्लोन इनटू पाकिस्तान। हमने 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट की है। आई कैन गिव यू अ फिगर के 300 मिलियन शायद उसमें से अभी तक पाकिस्तान आया। अगर वो पैसे पाकिस्तान आना शुरू हो जाएं तो आप लोगों के घर बना सकते हैं, आप लोगों के मवेशी खरीद के दे सकते हैं, आप रोड्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये हैं शॉर्ट रन की चीजें, पर असल बात यह है कि डॉलर्स आने दीजिए ताकि कॉटन आए, ताकि मशीनरी आए, ताकि पार्ट्स आए, ताकि पहिया जो इस वक्त जैम हुआ है। इसमें एक आखिरी चीज
एक चीज की थोड़ी सी जरा उस पर बात, उसकी वजाहत जरा जरूर कीजिएगा। मार्केट गवर्नेंस जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो उसको समझा जाता है महंगाई में या महंगाई को कंट्रोल करने में। आज भी जिस तरह से मुख्तलिफ जो खबरें हैं कि जो है वो एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जैसी खबर जो है वो आती है, तो वो आपको क्या लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये महंगाई को कम करने में? एक तो देखें रहमान, अभी तो हम इसी तरह सोचते हैं कि हम किसी तरह प्राइसेस को देखें, एनर्जी की प्राइसेस तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के पास हैं, तो उसमें अगर आप बहुत करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने, आप उसमें टैक्स कम कर दें जो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपकी एनर्जी की कीमत बेहतर हो जाएगी। एक्चुअली मैं नेप्रा की एक डिटर्मिनेशन देख रहा था, आप करंट डिटर्मिनेशन देखें तो जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 20 रुपए कॉस्ट कर रही है ऑन दी एवरेज, बाकी जो सारा ऊपर का आ रहा है उसमें टैक्स है, उसमें हमारी इनएफिशिएंसीज हैं। सो पहली तो मार्केट गवर्नेंस ये है कि जो आपके पास है उसको ठीक गवर्न कर लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब आप आ जाएंगे जिसकी आप बात करें, फॉर एग्जांपल शुगर की प्राइस बढ़ी है मुल्क में, इस पर 140 रुपए से ऊपर कोट हो रही है, तो आप देखिए कि अगर कोई होर्डिंग हो रही है उसमें कम हार्ड ऑन इट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। इसी तरह आटे में ये इश्यूज हैं, जहां जहां होर्डिंग होती है वहां कम हार्ड ऑन इट। बट रहमान हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, वो क्या सोच है? जहां हमने डी रेगुलेट किया है मार्केट को तो शायद आपके नताइज बेहतर आए हैं। टेलीकॉम है, राइस है, इन दो को एग्जाम्पल लेके चलें तो शायद आप इस मुल्क को 2-4 साल में बेहतर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। ठीक है, राइट। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मानसून ने तबाही मचा दी है। तबाहकुन बारिशों ने वहां पर शुमाली रियासतों में तबाही मचाई, वहीं दारुल हुकूमत नई दिल्ली को भी शदीद मुतासर किया। भारत में बारिशों से होने वाले हादसात में अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में भी अब मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज गुज़िश्ता रोज से हो चुका है। मानसून बारिशों के दौरान पाकिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल के खदशात का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। रवां साल भी पहला जो स्पेल आया मानसून का, उस दौरान दरियाओं, डैम्स में जो है वो सैलाबी सूरत हाल ही रही। अभी भी दरिया सतलुज में भावलपुर और जो भावलनगर के जो नवाही उसके इलाके हैं वहां पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की खबरें भी आ रही हैं और झंग में दरियाई पट्टी के साथ जो पानी था उसने खड़ी फसलें तबाह कर दी और ये फसलें पानी की जद में आ चुकी हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि और दुआ करनी चाहिए कि इस मानसून सीजन में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल से महफूज रहें और साथ ही साथ हमें ये जो पहले सैलाबी सूरत हाल जिसका सामना हमने पिछले साल भी किया उससे सीखने की जरूरत है कि किस तरह जब जरूरत से ज्यादा पानी आ जाए दरियाओं में और बारिशें जो है वो गैर मामूली हो जाए तो इस सूरत हाल से निपटना कैसे है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नज़र को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।